अमेरिका और ईरान के बीच जो ओमान में बातचीत शुरू हुई है उसका क्या नतीजा है वो तो छोड़ दीजिए। ईरान ने यह कह दिया आज के बयान में कि हम एनरिचमेंट, जो यूरेनियम एनरिचमेंट का सवाल है, जो कि एकमात्र इशू था न्यूक्लियर टॉक्स जो ओमान में हुई थी, तो ईरान ने कह दिया कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट की अपनी राइट नहीं छोड़ेंगे। यानी न्यूक्लियर वाले इशू पे भी ईरान ने कह दिया कि हम किसी भी मसले पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उधर अमेरिका ने, ट्रंप ने ईरान पे सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दिए और बहुत कुछ चीजें हुई हैं। जिस तरीके से इब्राहिम लिंकन जो जहाजी बेड़ा ईरान को घेरे हुए, उसमें क्या क्या गतिविधियां हुई, ईरान की तरफ से नए हथियार क्या इंप्लॉय किएगा, वो इतने जबरदस्त हैं कि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं लड़ाई शुरू होने के पहले ही तो डर न जाए, यानी पहले ही अमेरिका हथियार न डाल दे। और देखिए, एक आर्ट ऑफ वॉर किताब है 2500 साल पहले की, जो सू जू, जो चाइनीज बहुत बड़े वॉर हिस्टोरियन थे या वॉर एनालिस्ट थे, उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा सबसे बड़ी जीत वो होती है जिसमें गोली ना चले और तुम जीत जाओ। और ये चीज आप सोचिए, मैं जब ईरान में था तो ये बातें हो रही थी, क्योंकि ये जो आर्ट ऑफ वॉर किताब है इसको इरानियंस ने स्टडी किया। वो कौटिल्य की अर्थशास्त्र को भी उन्होंने स्टडी किया और ये जो पूरी एक रणनीति उससे निकल के आई है वो देखिए कैसे आगे बढ़ रही है। आपको हम आज बताएंगे उसके बारे में। फिर देखिए, फिलिस्तीन को लेके महत्वपूर्ण कुछ डेवलपमेंट हुए हैं। उसके साथ साथ लेबनान, सीरिया, लेबनान और सीरिया को भी, और ईरान का उनसे क्या रिश्ता, यानी ईरान ने जो पूरा मसला फिलिस्तीन का फिर से उठा दिया है और यह कहा है कि फिलिस्तीन के मुद्दे के हल हुए बिना मिडिल ईस्ट में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, वेस्ट एशिया में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो ये देखिए हमारे पास जो प्रमुख खबरें हैं, हम सीधे खबरों पे चलते हैं। उसके पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, इस पे कमेंट करना मत भूलिएगा। आज फिर मुझे 1000 कमेंट चाहिए। अभी देखिए, जो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिकन अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खबर दी, ईरान हैज रिफ्यूज टू स्टॉप यूरेनियम एनरिचमेंट इन नेगोशिएशंस विद यूएस, यानी ओमान की बातचीत में ही मना कर दिया था। ऑल्दो बोथ साइड्स इंडिकेटेड दैट दे आर रेडी टू कंटिन्यू द डिप्लोमेटिक एफर्ट, यानी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ सारे के सारे हथकंडे अब अपनाए जा रहे हैं। उसके बाद देखिए, एक बड़ी खबर आ गई जो मैं कल आपको बता रहा था कि अमेरिका एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाना चाहता है, यानी ईरान की प्रोविजनल गवर्नमेंट। ईरान में वो रिजीम चेंज तो अब करने का पूरा जो एक गोल था अमेरिका का, वो तो खत्म हो गया। तो अब अमेरिका ये चाह रहा है कि एक फ्लोरिडा में, अमेरिका में प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी जाए, उसका किसी को प्रेसिडेंट बना दिया जाए और ये हो जाए कि दिस इज अ गवर्नमेंट इन वेटिंग, ताकि उन लोग का ये मानना है कि ऐसा करने से जो अंदर प्रोटेस्टर्स हैं, जो ईरान के रिजीम के खिलाफ हैं, उन लोगों को ये हो जाएगा कि भाई कम से कम एक विकल्प है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस रिजीम के खिलाफ हो सकते हैं ईरान में, लेकिन वो विकल्प नहीं है वहां पर, इस वजह से वो पीछे हट जाते हैं। ये अमेरिका का मानना है। हालांकि मैं जब वहां था, मैंने ये देखा कि करीब 70 से 75% जनता पूरी तरह से रिजीम के साथ है। वो किसी भी विकल्प को, वो विकल्प इसी के अंदर चाहेगी, यानी जो अभी मौजूदा जो सेटअप है उसी में जो लोग हैं उन्हीं के, जैसे अगर जो सुप्रीम लीडर है तो वो तो भाई उसको वो ये काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स सुप्रीम लीडर को चुनती है। तो असेंबली और ऑफ एक्सपर्ट्स में वही एंटी अमेरिकन, एंटी इजरायली, एंटी इंपीरियलिस्ट, इसी तरह की फोर्सेस आई। ये वहां की जनता चाहती है। वहां कई ऐसे आप सोचिए कि जो ओपिनियन पोल है वो भी कंडक्ट हो चुके हैं, जिनको वेस्ट मानता नहीं। वेस्ट अपने ओपिनियन पोल पता नहीं कैसे कंडक्ट करता, वहां वो लोग आ नहीं सकते, अलाउड नहीं है, लेकिन वो अपने हिसाब से ये चीजों को करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही ज्यादा। ये जो एक, और मैंने ये सबसे पहले अमरीश मिश्रा ने आपको बताया था, मैंने कल इसको दीपक शर्मा शो पर भी बताया था। आज देखिए ये तीसरा वीडियो है। सुबह मैंने डाला था दीपक शर्मा शो का, फिर काजमी साहब से जो इंटरव्यू हुआ, आपने दोनों पसंद किए। अब ये वाला वीडियो देखिए, एकदम लेटेस्ट आपको बता रहे हैं। उसके बाद एक और खबर आई है कि जो साउथ ईरान का बुशेहर प्लांट, अब बुशेहर प्लांट जो है इसमें रशिया के भी टेक्नीशियन इन्वॉल्व है।
तो जो क्योंकि ट्रंप ने जो हमला किया था फूद्रो, नतांज और इस्फहान, जो 3 न्यूक्लियर साइट्स ईरान के जून 2025 में, उसमें उसने बुशेहर को नहीं छुआ था, क्योंकि बुशेहर में रशियन साइंटिस्ट हैं जो ऐसा मानना है वेस्ट का कि ईरान की मदद कर रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में। अब बुशेहर पे भी हमला करने की बात आ रही। देखिए, अजीब सी स्थिति है कि जो बातचीत ओमान में है वो टूटी नहीं है, लेकिन पूरी तरफ से, दोनों तरफ से तैयारी है, हर तरीके के पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स और मिलिट्री, हम क्या क्या लेंगे, दोनों तरफ से तैयारी और उसकी शुरुआत हो चुकी है। फिर आप देखिए अब्बास अराक्ची, ये देखिए ईरान की तरफ से जो पॉलिटिकल मूव, उधर से वो पॉलिटिकल मूव क्या था, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाना। ईरान की तरफ से जो पॉलिटिकल मूव है कि उन्होंने ये तो कह दिया कि जीरो एनरिचमेंट ये संभव ही नहीं है। दूसरा, उन्होंने फिलिस्तीन का सवाल उठा दिया और कहा कि पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल इंस्टेबिलिटी पैदा कर रहा है और ईरान जो सपोर्ट कर रहा है रेजिस्टेंस को, ये बिल्कुल, इसमें कहीं भी कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। ये एक नए तरह की बातचीत ईरान ने की है और ये भी कहा है कि हम इंटरनेशनल लॉ अपहोल्ड करते हैं। असल में हम ही, यानी ईरान ही इंटरनेशनल लॉ अपहोल्ड कर रहा है इस समय। ये बातें देखिए पूरे नैरेटिव को बदल देती है। उसके बाद ईरान के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मुसवी, उन्होंने भी कहा कि देखिए ईरान के खिलाफ कोई भी एक्शन होगा तो उसकी बहुत बड़ी कीमत मिडिल ईस्ट में अमेरिका को और इजराइल को चुकानी होगी और वो कीमत इस तरह की होगी कि वजूद का संकट पैदा हो जाएगा बहुत लोगों के लिए। अब ये देखिए, अब ये अरब देशों की तरफ भी एक सीधे निशाना है। उसके बाद ये देखिए वही बात आ गई कि अमेरिका ये कहने लगा है कि हम रिजीम चेंज नहीं चाहते, वी वांट टू ऑल्टर द रिजीम, यानी या तो उसके अंदर से कोई परिवर्तन हो जाए या जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट के माध्यम से कुछ हो जाए। उसके बाद देखिए जो यूएस सेंट्रल कमांड है, उसने आज इब्राहिम लिंकन की नया वीडियो रिलीज किया, जिसमें यह दिखाया गया कि ये पूरे जहाज, इसके साथ जो जहाज हैं वो कितने फॉर्मेशन में वो पूरा उड़ रहे हैं, बहुत पावरफुल हैं, ये सारी चीजें दिखाई गई। उसके बाद देखिए जो ये भी खबर है कि F-35C लाइटनिंग स्टेल्थ फाइटर जेट्स ये भी उतरे हैं मिडिल ईस्ट के बेसिस पे। उसके बाद जो इजराइल से एक बयान आया कि कल, यानी आज देखिए, आज तारीख हो गई 7 फरवरी 2026, तो कल यानी 8 फरवरी को ईरान देखेगा कि अमेरिका क्या कर सकता है। और ट्रंप ने भी सरप्राइज की बात की, ट्रंप ने भी कहा है हम कुछ सरप्राइज करेंगे। उसके बाद और भी जो हथियार, ये कई इस तरह के जेट्स साइप्रस पहुंचे हैं वेस्ट के, इसमें इंग्लैंड का भी जो कुछ इंग्लैंड के सुपर स्पेशलाइज्ड जहाज है यूके के, वो भी साइप्रस पहुंचे हैं। और अभी आप देखिए तो न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर आई है कि ईरान में न्यूक्लियर साइट्स में एक्टिविटी देखी गई। अब ये देखिए, ये पूरा ये लोग इसको इस तरह से फिर से बिल्डअप कर रहे हैं कि न्यूक्लियर साइट्स में एक्टिविटी देखी गई है। अब ईरान की तैयारी आप देखिए, ईरान ने फज्र 5 रॉकेट्स अपने डिप्लॉय कर दिए और ये जो फज्र 5 रॉकेट्स हैं ये नेवल एक्सरसाइजेज में दिखाया है ईरान की नेवल एक्सरसाइजेज चल रही है, उसमें कभी चाइना ज्वाइन कर लेता है, कभी रशिया ज्वाइन कर लेता है। इसके बारे में पूरा दुनिया में किसी को खबर नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि वो जो ईरान ने कहा था कि मिड फरवरी में होंगी, लेट फरवरी में होंगी, लेकिन वो चल रही है। और कल जो सी स्किमिंग जो मिसाइल्स ईरान ने दिखाई थी, जो इब्राहिम लिंकन को स्ट्राइक कर सकती हैं, जो लो लेवल पे चलती हैं, तो ये फज्र 2 उसी का हिस्सा है। और फज्र 2 और ज्यादा, इनकी रफ्तार ज्यादा है। तो देखिए ईरान हर तरीके के हथियार हमारे पास है, ये दिखा रहा है। अमेरिका ने भी दिखाया कि वो 450 टॉम हॉक मिसाइल्स हैं उसके पास पूरे रीजन में, और वो जब चाहे ईरान पे टारगेट कर सकता है। फिर ईरान ने दिखाया कि 40 फास्ट अटैक बोट्स उसके पास हैं जो बहुत घातक होंगी अमेरिकन बेड़े के लिए। अब यहां पर देखिए एक और खबर आती है कि इराक में जो वॉलंटियर्स, उसका वीडियो आप देखिए, इराक में वॉलंटियर्स तैयार हो रहे हैं कि ईरान के साथ युद्ध होगा तो हम ईरान का साथ देंगे। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें केवल शिया नहीं है, इसमें अरब्स हैं, कुर्द हैं और तुर्कमेन हैं।
और प्रोविंस का भी नाम है दियाला प्रोविंस। दियाला जो इराक में है, यहां पर लोग ईरान के लिए लड़ने को तैयार हो रहे हैं। نحن رجال من جميع أطياف وعشائر ديالى وبقومياتها العربية والكردية والتركمانية، نعلن من مكاننا هذا من مضيف الشيخ عمار شنبل استعدادنا والتطوع لمساندة قواتنا الأمنية الباسلة والحشد الشعبي المقدس والجمهورية الإسلامية الإيرانية। अच्छा, और केवल पुरुष नहीं, महिलाओं का भी एक जखीरा लड़ने को तैयार हो रहा है, बकायदा साइन करके एक तरह से एफिडेविट दे रहा है। इसी तरह की खबरें सीरिया से आ रही हैं, इसी तरह की खबरें लेबनान से आ रही हैं, इसी तरह की खबरें इराक के और प्रोविंसेस से आ रही हैं। तो अब आप देखिए, यहां पर जो पूरा एक बड़ा मोबिलाइजेशन है वो जारी है। उसके बाद देखिए इधर गल्फ स्टेट्स में क्या हो रहा है। गल्फ स्टेट्स वैसे ही डरे हुए हैं कि उनकी जमीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए ईरान के खिलाफ, वो कह चुके हैं। और इधर सऊदी अरेबिया और यूएई में जो झगड़ा है, जो तनाव है, ये नए सिरे पे पहुंच गया है, बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया है। इसमें अब ट्रेड टाइज तक कटने की बात है, जबकि 30 बिलियन का ट्रेड दोनों के बीच है, लेकिन ट्रेड टाइज तक खत्म हो जाएंगे, ऐसी धमकियां दी जा रही हैं। फिर यमन में देखिए ताइज, यमन के ताइज में 84 मार्चेज हुए फिलिस्तीन और ईरान के पक्ष में, 84 पूरा, यहां भी पूरा मोबिलाइजेशन। फिर देखिए जो पाकिस्तान में जो शिया मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, जिसमें अब माना जा रहा है कि 3 दर्जन से ऊपर लोग मारे गए हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसिस ने क्लेम कर ली। अब आईसिस, ये खुरासा वाला आईसिस है, ये कौन सा है, लेकिन ये आईसिस ने क्लेम की है। उसके बाद देखिए जो अल जजीरा ने एक जबरदस्त फुटेज पब्लिश की है और गाजा के बारे में। क्या था कि दिसंबर 2025 में गाजा में एक पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस लीडर अहमद जमजम, अब दिसंबर में यानी सीज फायर चल रहा था, 11 अक्टूबर 2025 को सीज फायर हुआ, यह घटना दिसंबर 2025 की। अहमद जमजम जो कि अबू अल मज्द के नाम से भी जाने जाते थे, उनका असैसिनेशन हुआ। उनके असैसिनेशन का एक वीडियो आया है जिसमें बड़ा एक, जो उनका असैसिनेशन हुआ उसको ये अबू शबाब जैसे जो फिलिस्तीनी ग्रुप्स हैं जो इजराइल के लिए काम कर रहे हैं, उसका एक आदमी, जिसकी फोटो भी देखिए, उसका एक आदमी, उसने इस काम को किया। और जब इस काम को उसने किया तो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने उसको पकड़ लिया। अब गाजा से जो लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स हैं, देखिए पिछले 24 घंटों में 2 गाजा के सिविलियंस मारे गए, शहीद हुए। और ये अचानक इसमें देखिए पिछले 3-4 दिनों से 20-22 ऐसे लोग मारे जा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियां हुई हैं, खासतौर पे जो कई जगह जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने कोलैबोरेटर्स को न्यूट्रलाइज किया है, फिर इजराइल के बहुत सारे एजेंट्स को न्यूट्रलाइज किया है, उसकी भी ये वजह है। मतलब ये भी वजह इसके पीछे है कि कम सिविलियंस वहां पर मारे गए। उसके बाद देखिए ग्रीस और इटली में दोनों जगह जबरदस्त वर्किंग क्लास की स्ट्राइक्स हुई कि गाजा के पक्ष में फिलिस्तीन राज होना चाहिए और ग्रीस और इटली से हथियार नहीं जाने चाहिए इजराइल को। ये देखिए बड़ी बात है। ये जो सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, ये मैं बार बार कहता हूं, जब वर्किंग क्लास किसी मुद्दे पे आता है तो फिर सत्ता वर्ग के लिए, शासक वर्ग के लिए वो खतरे की घंटी होती है। फिर टर्की में देखिए, टर्की में बॉयकॉट और डाइवेस्टमेंट का ये हालत है कि जनता वहां की कोका कोला नहीं खरीद रही और कोका कोला एक्सपायर हो जा रहा है और उसको टर्की के लोग, मतलब टर्की की जो अथॉरिटीज हैं, वो डिस्ट्रॉय कर रही है। Satışların zayıflamasıyla beraber tarihi geçen bu kolları imha ediyoruz. Biraz zorlu bir süreç ama maalesef boykot gibi uygulamaları